हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर। अभी जो टॉपिक है आपके यूपीएससी, एपीएफसी और नेट जेआरएफ एग्जाम में दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूपीएससी एपीएफसी के लिए बात करने वाले हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ईपीएफओ से थोड़ा अप है, लेवल थोड़ा अप है। ठीक है, जब ईपीएफओ के जो ऑफिसर होते हैं प्रमोट करके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो थोड़ा अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर जब एनालाइज करोगे और लेबर लॉस के जो क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतने ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल। तो इसी तरीके के हम लोग यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं, टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो आज जो करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे पक्का है। और ये जो कंसेप्ट है सुपर डुपर ईजी से ईजी है। आप एक बार देखोगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपने लेबर लॉज हल्का सा भी पढ़ा था ईपीएफओ के टाइम में या पहले, तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था, हमने पढ़ा है लेबर लॉज में कि क्या होता है, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, दोनों के इंटरेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर बात किया जाए प्लुरलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो दोनों के इंटरेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं। लेबर को कुछ चाहिए, एम्प्लॉयर दे नहीं रहा है, एम्प्लॉयर कुछ और दे रहा है, तो किसी न किसी वजह से, वजह कुछ भी हो सकता है, चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कोई भी वजह हो, लेकिन कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसे मिटिगेट करने के लिए, वो अराइज ही ना हो कभी कन्फ्लिक्ट, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि अगर एम्प्लॉयर, खासकर देखिए दोनों ही यहाँ पे करेंगे, एम्प्लॉयर भी करेगा, एम्प्लॉय भी करेगा फॉलो, तभी जाके ये होने वाला है। लेकिन खासकर ये जो ऑब्लिगेशन है इंडस्ट्री पे है, एम्प्लॉयर पे है कि अगर इंडस्ट्री या एम्प्लॉयर अपने यहाँ ऐसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है तो फ्यूचर में कभी कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता जो बढ़ेगी, आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सारे प्रिंसिपल को देखने वाले हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडस्ट्री जो है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टुवार्ड्स और अपने वर्कर्स के टुवार्ड। सोसाइटी के टुवार्ड भी है और वर्कर्स के टुवार्ड भी है, क्योंकि हमने पढ़े हैं डिफरेंट अप्रोच में कि जो इंडस्ट्री है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। सोसाइटी में जो पीपल है वही इंडस्ट्री में यहाँ पे आपके यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है सोसाइटी और वर्कर में। तो वर्कर जो है सोसाइटी का पार्ट है, इंडस्ट्री जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। तो इंडस्ट्री की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी में भी कुछ अपना योगदान दे, ठीक है, अपना कुछ वैल्यू ऐड करें और वर्कर्स के लाइफ में भी ऐड करें। तो इंडस्ट्री की यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कीवर्ड याद रखने हैं, इंडस्ट्री की है, यहाँ पे एम्प्लॉय की नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू एस्टैब्लिश वेलफेयर पॉलिसी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है उन्हें कुछ ऑब्लिगेशन है कि आपको कुछ ऐसे वेलफेयर जो पॉलिसीज़ है उनको अप्लाई करना है ताकि आप अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सको। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखने हैं। देखो, लेबर के लिए या वर्कर के लिए बात किया जाए तो वर्कर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है वो होता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको कोई जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है, तो इंडस्ट्री की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एम्प्लॉय को, वर्कर को सिक्योरिटी दो एम्प्लॉयमेंट की, कि हाँ भाई हम आपको काम पे रख रहे हैं तो आपको यहाँ जॉब से नहीं निकाला जाएगा बिना किसी रीज़न के। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करना है। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर 1 साल तक किसी एम्प्लॉय ने काम कर लिया है और उसको 1 साल के बाद बिना किसी रीज़न के हटाया जाता है तो वो केस कर सकता है लेबर कोर्ट में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे। इसके अलावा क्या और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर के लिए कि आपको फेयर वेज देना है। ठीक है, एक उचित वेज देना है जिसमें आपको इन्फ्लेशन वगैरह का ध्यान रखना है। और क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, मतलब कि आपके यहाँ जो वर्कर है उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप काम करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, बस इतने से मतलब नहीं रखना है। आपको उनकी ट्रेनिंग का, हेल्थ का, ठीक है, उनके स्पोर्ट्स का, आपने देखा होगा आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ कराई जाती है। ऑफिस के अंदर ही स्पोर्ट्स होता है, कैंटीन होता है, हर चीज़ ऑफिस के अंदर ही मिल जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है ताकि एम्प्लॉय का, वर्कर का पर्सनल ग्रोथ भी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल था। अगला जो कंसेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग समझते हैं, है ना, सिंपल वर्ड है पार्टिसिपेशन। चाहे पॉलिटिकल बात करें तो सिटीजन का पार्टिसिपेशन रूल ऑफ लॉ में, है ना,
और यहाँ इंडस्ट्री में बात करें तो वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज एन अरेंजमेंट विच इन्वॉल्व्स वर्कर्स मेकिंग डिसीजन। तो यहाँ पे इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है वर्कर को डिसीजन मेकिंग में, और इसी को तो डेमोक्रेसी कहेंगे ना, कि सारा जो पावर है, सारा जो राइट्स है वो मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर जो है, इंडस्ट्री के ऑनर जो है, उन्हीं के पास ना रहे, बल्कि पावर का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वर्कर के बीच में भी पावर बटे और वर्कर को भी राइट हो कि वो कुछ अपना आउटपुट ऐड कर सके, अपना कुछ वैल्यू ऐड कर सके इंडस्ट्री में या मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी दे ऑल्सो हैव द फाइनल डिसीजिव पावर। तो वर्कर को फाइनल डिसीजिव पावर भी होनी चाहिए, मतलब कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिज़ाइन करना है, क्या हायरार्की होगी, इन सब का जब डिसीजन लेने के टाइम आए तो वर्कर से भी पूछा जाए। वर्कर का भी वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है, वर्कर का भी पावर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, मतलब जब भी कोई डिसीजन लेने की बात होगी तो एक एम्प्लॉय भी, देखो एम्प्लॉय कैसे करते हैं, आप सोचोगे इतने सारे एम्प्लॉय, तो ट्रेड यूनियन बना के किया जाता है। ट्रेड यूनियन बनने के बाद जो हेड होगा, जो हेड ऑफ यूनियन होंगे, वही जाके रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉय को। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में उनको पार्टिसिपेट करना है। अब कैसे, तो कमेटीज़ बनाओ। अब हमें पता है कि जब कमेटीज़ बनती है इंडस्ट्रियल लेबर लॉज में, जब भी हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और जब भी कमेटी बनी है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, ठीक है, और 1/3 वुमेन रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे बराबरी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहाँ पे कंसल्टेटिव बॉडीज जो होंगी उनमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही मिलके यहाँ पे डिसीजन लेंगे। वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिटरमाइनिंग वेलफेयर मेजर्स बिकॉज वर्कर्स आर नाउ रैशनल और मैच्योर टू टेक डिसीजन। अब क्या है, वर्कर पढ़े लिखे हैं, रैशनल है, सोच सकते हैं और मैच्योर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, और उनके पास पावर भी है यूनियन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडुकेसी ऑफ वेजेस। एडुकेसी ऑफ वेजेस की बात कर रहा है, मतलब देखिए वेलफेयर मेजर कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट ऑफ वेजेस। ऐसा नहीं है कि आपने ना सैलरी 50,000 दे रहे हो या आप 60,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, उसके बाद कोई वेलफेयर मेजर नहीं दे रहे, कुछ जॉब, कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, कोई मैटरनिटी रिलीफ वो जो पैकेज है वो नहीं दे रहे आप, या कोई पीएफ का सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेज दे दो और बाकी सब जो वेलफेयर मेजर है उनको सब्सटीट्यूट कर दो वेज दे के, कि हमने तो तुम्हें पैसे दे दिए, अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वर्कर्स हैव अ राइट टू एडुकेट वेजेस। वर्कर को तो राइट है ही कि उन्हें उचित जो तनख्वाह है, जो वेज है, वो मिलनी चाहिए। बट हाई रेट ऑफ वेजेस अलोन कैन नॉट क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट नॉर वुड ब्रिंग अ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर। ना ही वो इंडस्ट्री में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे, ना ही वर्कर में कोई जो मोरल होता है उसका हाई कर पाएंगे कि हाँ देखिए, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो हर एक टॉपिक को। मैंने आपको वहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं वो क्या कहती हैं, अलग अलग जो अप्रोचेज़ हैं वो क्या कहते हैं। अब देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, या आप सोशल लाइफ में देखो, अगर आपने कोई एम्प्लॉय को रखा है काम पे, ठीक है, आपने कोई एम्प्लॉय को रखा है किसी भी तरीके से काम पे, अगर आप क्या करते हो, उसकी सैलरी 15,000 दे रहे हो आप, ठीक है, तो उसको वेलफेयर मेजर तो चाहिए ही, और साथ में क्या चाहिए कि हाँ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो सोचेगा कि मेरी सैलरी 16 या 17,000 हो जाए तो अच्छा है, तो वो मोटिवेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक उसको उसी सैलरी पे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्री में भी क्या होता है या क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि जो सैलरी होती है वो तो आप दो, मतलब कि एडुकेट दो, मतलब कि ज़रूरी है कि 15,000 है तो आप 15,000 में दो 12,000 दो, ठीक है, लेकिन 12,000 के बाद इंक्रीमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। ओके, इंक्रीमेंट्स होने से क्या होता है, उनका मोरल हाई रहता है, वो हैप्पी रहते हैं। इसके अलावा जो वेलफेयर मेजर चलता है वो तो साथ में चलता ही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेबर के मोरल को हाई कर सकते हो, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, इमोशनल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर टुगेदर वुड अचीव अ गुड रिजल्ट। मतलब कि किस तरीके का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ठीक है, सामाजिक वेलफेयर, इमोशनल वेलफेयर, है ना, कोई अटैचमेंट है, कोई स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, वो चीज़ें करवा रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर, पैसे दे रहे हैं, ठीक है, सोशल में मान लीजिए मैटरनिटी रिलीफ वगैरह। तो ये सब चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हो और जब आप वो चीज़ देते हो एम्प्लॉय को, तब जाके क्या होता है, आपको गुड रिजल्ट अचीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। अब प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी क्या कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेलफेयर सर्विस में। अब सारे ही करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है कि ये भी करता है।
एंड इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, अब ये याद रखना है आपको, इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड एफिशिएंसी। अब देखिए आप इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो इसके आपको ढेर सारे नोट्स या बुक नहीं पढ़ने, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर स्टेटमेंट में ऐसे लिखे हैं तो आप लिखो हेडिंग में प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, नीचे लिख दो बस रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड एफिशिएंसी, इतना काफ़ी है क्योंकि कीवर्ड से एग्जाम में ऑप्शन बनते हैं। इसके अलावा इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर दिस रिलेशनशिप वेदर वन एक्सेप्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री और नॉट, ठीक है, काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे वेलफेयर और एफिशिएंसी को बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि आप वेलफेयर दे रहे हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप वेलफेयर मेजर ले रहे हो, आप ये सिक्योरिटी दे रहे हो, आप ये स्कीम लेके आ रहे हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, डिफिकल्ट है ये करना, ठीक है। इसके अलावा देखो मेन जैसे कि देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल डाइट प्लानिंग इन कैंटीन। कैंटीन में क्या होता है, खाना तो मिलता है लेकिन डाइट प्लान जो मिलता है तो इससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। आप कैंटीन में खाना देते हो लेकिन आप डाइट प्लान अगर ना बना के दो कि हाँ आपको इतना ये खाना चाहिए इतना ही खाना चाहिए, तो उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी पे पड़ेगा। तो डाइट प्लान में ऐसा कोई सच खर्चा आता नहीं है आपका, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐड करते हो तो क्या होगा, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा एजुकेशन देने से, जो ये पॉइंट है ये पॉइंट आपको याद रखना है, एजुकेशन देने से, उनको ट्रेनिंग देने से, उनके हेल्थ पे ध्यान देने से, उनकी सेफ्टी पे ध्यान देने से, तो इन फैसिलिटीज़ से और भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, इन फैसिलिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ यहाँ पे वर्कर। तो यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी अप्रोच भी हमने पढ़ा था, फंक्शनल अप्रोच, तो वो भी आप पढ़ सकते हो इसको और ज़्यादा रिच करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन। अब रीपर्सनलाइजेशन क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। देखो रीपर्सनलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको याद रखना है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात होगी। इज फाउंड टू बी अ गोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेलफेयर। जब इंडस्ट्रियल वेलफेयर जो स्कीम्स आती है उनका गोल क्या हो जाएगा, पर्सनल ह्यूमन की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनलाइजेशन। Therefore, it is necessary to implement level welfare service both inside and outside the factory. अब यहाँ पे आपको कीवर्ड पकड़ना है, इनसाइड इंट्राम्यूरल, आउटसाइड एक्स्ट्राम्यूरल फैसिलिटी। अब ये दोनों ही टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है मैंने करवाया हुआ अलग से सेपरेट लेक्चर में, आप वो रेफर कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि आप इंट्राम्यूरल फैसिलिटी दो या एक्स्ट्राम्यूरल फैसिलिटी दो, लेकिन आप जो भी फैसिलिटी दो उसका मेन गोल क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ह्यूमन जो है, वर्कर जो है, उसके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आए, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ वेलफेयर, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि लेबर वेलफेयर जो है वो मस्ट बी स्प्रेड थ्रू आउट द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। तो आपको याद रखना है हायरार्की, थ्रू आउट द हायरार्की, ये कीवर्ड हो गया यहाँ पे, एट ऑल लेवल ये कीवर्ड हो गया यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं, जो वेलफेयर चीज़ें हैं कर रहे हो आप इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि आप कोई मैनेजरियल पोजीशन पे है तो आप उनका ज़्यादा ध्यान रख रहे हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेबर को उतना नहीं कर रहे हो, या आप लेबर को कर रहे हो और जो अपर हायर हायरार्की पे जो है उनको आप कम कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, हर एक लेवल पे, हर एक हायरार्की पे क्या करना है, वेलफेयर जो स्कीम्स है, मेजर है, उनको इक्वली स्प्रेड करना है, ठीक है, इक्वली अप्लाई करना है हर एक लेवल पे, ठीक है, एट ऑल लेवल, ये कीवर्ड है आपका यहाँ पे, एट ऑल लेवल वेलफेयर मस्ट स्प्रेड थ्रू आउट द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मस्ट एक्सेप्ट दिस टोटल कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। टोटल कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री है, जो ऑनर है, जो मैनेजमेंट है, वो टोटल कंसेप्ट को अपनाएगा, मतलब कि हर एक लेवल पे, हर एक हायरार्की पे सबको इक्वल लेबर वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब दो हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, देखिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, वर्कर की भी होगी। इन प्रिंसिपल्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो काम है वो आपका एम्प्लॉयर करेगा, वो आपका मैनेजमेंट करेगा, इंडस्ट्री करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहता है कि एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसी, एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वेलफेयर मेजर को लेके कि हाँ लेबर को देना है, और वर्कर का क्या बनेगा, वर्कर का इंटरेस्ट बनेगा कि हमें मिलना चाहिए, है ना, हमें मिलना चाहिए, हमें एडुकेट वाटर सप्लाई मिलना चाहिए, क्लीन हाइजीन एरिया इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, इसके अलावा हमें टाइमली फेयर वेज मिलना चाहिए। तो उनके इंटरेस्ट होंगे और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हाँ उनके जो राइट इंटरेस्ट है उनको फुलफिल किया जाए।
तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, ये अपने इंटरेस्ट भूल जाए, तो इन दोनों के ही ना होने से क्या होगा, विदाउट दिस वेलफेयर मेजर विल नॉट बी अचीव। तो इन दोनों के अगर ये इंटरेस्ट ना रखे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे, तो वेलफेयर मेजर क्या होगा, अचीव नहीं होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, और इन फ्यूचर क्या होगा, आपका इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। ये आपको कीवर्ड है, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, इसको याद रखना है। दैट विल प्रमोट अ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ अ वर्कर इन हिज वर्क। तो आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, इंटीग्रेट करके रखना है वर्कर को इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, कि क्या होगा, हेल्दी डेवलपमेंट हो वर्कर का, इसे प्रमोट कर सको आप। दिस इज इसेंशियल फॉर द सेक ऑफ हार्मनी एंड कंटिन्यूटी इन लेबर वेलफेयर सर्विसेज। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सामंजस्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, इंटीग्रेशन बना के रखना, एक अच्छा फ्रेंडली या हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखना, ताकि क्या हो, हार्मनी मेंटेन किया जा सके इंडस्ट्री में, ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन किया जा सके इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ये चीज़ें, ये बात आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन भी कहते हैं। हेयर वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन गिव्स एन असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेलफेयर सर्विस। तो आप क्या करते हो, इंडस्ट्री में एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हो, रख देते हो, जो क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, असेसमेंट देता है, जो भी एग्जिस्टिंग लेवल वेलफेयर है उसको चेक करता है कि हाँ ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है, तो ये चीज़ें वो मेजर करता है पीरियडिकल बेसिस ऑफ ए हायर अथॉरिटी। और उसका जो रिपोर्ट होगा, जो असेसमेंट होगा, वो पीरियडिकल बेसिस पे हायर अथॉरिटी को दे देगा। इन दिस क्राइटेरिया वन जज द सक्सेस ऑफ लेबर वेलफेयर प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हो, वो सारी लेबर फैसिलिटीज़ को ऑब्जर्व करता है, देखता है, चेक करता है, वैल्यूएट करता है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और हायर अथॉरिटी को दे देता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या करते हो, आप जो स्कीम है उसके सक्सेस को चेक करते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जिस तरीके से आर्टिकल 32 है ना, सारे राइट तो दे दिए, लेकिन उस राइट के लिए बाउंडेशन बनाना, उसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है आपने दे तो दिया, हर एक प्रिंसिपल अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन वो अप्लाई हो रहा है या नहीं, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसके लिए आप क्या करो, वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपॉइंट करो। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस ये क्या कह रहा है, टू आइडेंटिफाई द लेबर प्रॉब्लम्स। ये लेबर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। तो ये कीवर्ड है आपका, टू आइडेंटिफाई द लेबर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज नेसेसरी सो सॉल्व इट। मतलब टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करो क्या क्या लेबर प्रॉब्लम्स आपकी इंडस्ट्री में चल रही हैं, और उसके बाद डिस्कवर करो कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड व्हेन टू प्रोवाइड, कब आप हेल्प को प्रोवाइड करोगे, कब आप हेल्प दोगे, ये चीज़ों डिसाइड करो, ठीक है। हेल्प आर नेसेसरी इन प्लानिंग लेबर वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लेबर वेलफेयर प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। देखिए इन सारी टॉपिक्स को मैं ज़्यादा डिटेल में करने वाला टॉपिक है भी नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे आपको समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम शब्दों में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है ना, आपको एग्ज़ाम के फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने अगर ये स्टेटमेंट लिखी है तो आप स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो, रखो। आप एक एक लाइन, दो लाइन हिंदी में लिख लो, एक पेज के एक साइड पे ही आप इस सारे ही जो अप्रोच, ये जो प्रिंसिपल्स है उनके नोट्स आराम से बना लोगे और फिर उससे रिवाइज़ करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो PDF है, PDF में तो मैंने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं, तो आप इससे भी कम में नोट्स बना के चीज़ों को रिवाइज़ करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कंसेप्ट पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, मेंस नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।